अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं अमजद हुसैन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कम्प्लेक्स, इट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो ये जो टॉपिक है वो है सिक्स सेमेस्टर का, बीएससी सिक्स सेमेस्टर थर्ड यूनिट का फर्स्ट टॉपिक है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय एमएचसी मॉलिक्यूल। सो एमएचसी का फुल फॉर्म है मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कम्प्लेक्स। तो अगर हम इसका डिफिनेशन देखेंगे तो डिफिनेशन ये आप देख सकते हैं उस पर, द टर्म हिस्टोकम्पैटिबल रेफर्स टू द इंडिविजुअल who has the same tissue that is identical twins. This term is used to determine how identical two unrelated individuals are. In case of two uncompatible individual, a tissue or organ from a donor that will not be rejected by the recipient. तो एक इसका जो डेफिनेशन ये है कि हम हिस्टोकम्पैटिबिलिटी किसको बोलते हैं। तो हिस्टो मीन्स टिश्यू, कंपैटिबल मीन्स सेम। तो हमें पता है सिर्फ हिस्टोकम्पैटिबल या उन ही लोगों का जो टिश्यू है वो सेम होगा जो आइडेंटिकल ट्विंस है। ठीक है, तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि हिस्टोकम्पैटिबिलिटी ये टर्म है जिससे हम डिटरमाइन करते हैं कि दो अनरिलेटेड इंडिविजुअल्स, उन दोनों के बीच में कितना वो रिलेशन है या वो कितने आइडेंटिकल है एक दूसरे से। ठीक है, जैसे कि हम एग्जांपल लेंगे, अगर हम दो हिस्टोकम्पैटिबल इंडिविजुअल्स को लेंगे और एक ऑर्गन डोनेशन में हम एक का ऑर्गन लेके दूसरे में जो रिसिपिएंट है उसमें हम उसको ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, तो जो दूसरा इंसान है जिसमें हमने ट्रांसप्लांट किया तो वो उस ऑर्गन को कैसे रिस्पॉन्ड करता है, तो वो है हिस्टोकम्पैटिबिलिटी। अगर उन दोनों के बीच में हिस्टोकम्पैटिबिलिटी नहीं होगी तो वो जो रिसिपिएंट ने ऑर्गन लिया है या जिस ऑर्गन को ट्रांसप्लांट किया है हमने रिसिपिएंट में, वो ऑर्गन क्या हो जाएगा, वो ऑर्गन रिजेक्ट हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्राफ्ट रिजेक्शन बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि वो दोनों जो उनका जो टिश्यू है वो क्या है, कंपैटिबल नहीं है। तो हम जब भी हम ऑर्गन डोनेट करते हैं या ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं तो हम सिर्फ उन्हीं लोगों का ऑर्गन, उन्हीं लोगों में ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन करते हैं जो बहुत सिमिलर हो, जैसे कि सिबलिंग्स हैं या फादर या डॉटर है या फादर और सन है। तो जो इंडिविजुअल्स आलमोस्ट जिनका जो जेनेटिक मेकअप है वो आलमोस्ट सेम है, तो उसमें ही हम ट्रांसप्लांटेशन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द केस अगर इसलिए करते हैं क्योंकि वो जो ग्राफ्ट है वो रिजेक्ट ना हो, तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, हिस्टो कंपैटिबिलिटी बोलते हैं। सेकेंड हम डिफिनेशन ऐसा भी बोल सकते हैं कि हिस्टो कंपैटिबिलिटी एक प्रॉपर्टी है जिसमें जो सेट ऑफ जीन्स हैं उसके जो अलील्स हैं आलमोस्ट या मोस्टली वो सेम होंगे। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, हिस्टोकम्पैटिबिलिटी बोलते हैं। और यही जो जीन्स है वो एक्सप्रेस होते हैं टिश्यूज़ में इन द फॉर्म ऑफ एंटीजन। ठीक है, जिसके अगेंस्ट हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो क्या बनाता है, एंटीबॉडीज़ बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट है जो एमएचसी मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, एंटीजन प्रेजेंटेशन में। तो जैसे हम जानते हैं जो बी सेल्स हैं उसके ऊपर सेल सरफेस रिसेप्टर्स रहते हैं। ठीक है, तो कुछ एंटीबॉडीज़ भी रहते हैं जो बी सेल्स के ऊपर पाए जाते हैं। तो ये जो बी सेल्स है, ठीक है, बी मेमोरी सेल्स और जो बी प्लाज्मा सेल्स है वो एंटीजन को डायरेक्टली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। उनके पास वो कैपेबिलिटी है कि वो डायरेक्टली जो फॉरेन पार्टिकल है या जो एंटीजन है उसके साथ वो इंटरेक्ट करके उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकता है। बट जो टी सेल्स है वो डायरेक्टली एंटीजन के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकता है, तो उसके लिए उसको कोई किसी की हेल्प चाहिए होती है। तो वो हेल्प कौन करता है, वो हेल्प करता है ये एमएचसी मॉलिक्यूल। तो ये एमएचसी मॉलिक्यूल क्या करता है, उस टी सेल्स को वो एंटीजन या जो हम फॉरेन पार्टिकल्स बोलेंगे उसको प्रेजेंट करता है इन द फॉर्म ऑफ पेप्टाइड। ठीक है, तो वो टी सेल्स के ऊपर जो रिसेप्टर्स हैं जैसे कि CD8 है, CD4 है, वो उस एमएचसी मॉलिक्यूल को रिकॉग्नाइज करता है, देन उसके साथ इंटरेक्ट करता है, देन वो एंटीजन को रिकॉग्नाइज करने के बाद उस एंटीजन के साथ इंटरेक्ट करके उसके अगेंस्ट वो एक्शन लेता है। ठीक है, तो वो डायरेक्टली एंटीजन के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाता है, तो उसको हेल्प चाहिए होती है। तो वो हेल्प कौन करता है, ये एमएचसी मॉलिक्यूल्स करते हैं। ठीक है,
तो नेक्स्ट डेफिनेशन देखो आप, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कम्प्लेक्स इज ए टाइटली लिंक्ड क्लस्टर ऑफ जीन्स प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम 6 इन ह्यूमंस एंड क्रोमोसोम नंबर 17 इन माइस विच इनकोड्स द MHC प्रोटीन। ठीक है, तो ये जो मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कम्प्लेक्स वो क्या है, टाइटली लिंक्ड क्लस्टर्स हैं। ठीक है, जो मेनली कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, क्रोमोसोम नंबर 6 में, मेन किस में, ह्यूमंस में। और ह्यूमंस में उसको कहा जाता है ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन। ठीक है, और माउस में ये पाया जाता है क्रोमोसोम नंबर 17 में, और माउस में उसको कहा जाता है हिस्टोकम्पैटिबिलिटी 2H2। ठीक है, और ये जो हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कम्प्लेक्स जो जीन्स है वो क्या इनकोड करता है, प्रोटीन इनकोड करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, MHC प्रोटीन बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो है MHC प्रोटीन्स हैं वो मोस्टली सारे सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है इन ऑल ह्यूमन्स टिश्यू, या हम सिंपली बोल सकते हैं जितने भी वर्टिब्रेट्स है उन सब में ये MHC मॉलिक्यूल पाया जाता है। ठीक है, और ये मेनली किस में पार्टिसिपेट करता है, एक तो ये MHC प्रोटीन पार्टिसिपेट करता है इंट्रासेलुलर रिकॉग्निशन में, कि ये जो सेल्स हैं, ये जो टिश्यू है, ये हमारा टिश्यू है कि ये फॉरेन टिश्यू है, ये नॉर्मल सेल है कि इन्फेक्टेड सेल है। और दूसरा वो एंटीजन को प्रेजेंट करता है किसको, टी लिम्फोसाइट्स को। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया था कि जो टी सेल्स है वो डायरेक्टली एंटीजन को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं। तो ये जो MHC है, कुछ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स रहते हैं, वो इस MHC मॉलिक्यूल्स के थ्रू उस एंटीजन को प्रेजेंट करता है किसको, टी लिम्फोसाइट्स को, दैट इज टी साइटोटॉक्सिक सेल्स एंड टी हेल्पर सेल। नेक्स्ट पॉइंट है आप, जो ये MHC जीन्स है ये इनहेरिट होता है फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। तो जब भी वो इनहेरिट, हमें पता है जब इनहेरिट होगा तो सिंगल क्रोमोसोम ही वहाँ पे इनहेरिट होता है। ठीक है, तो वो जीन जब इनहेरिट होते हैं तो वो एज ए यूनिट में इनहेरिट होंगे। ठीक है, तो वहाँ पे रिकम्बिनेशन नहीं होता, डायरेक्टली वो एज ए यूनिट वहाँ पे अपने ऑफस्प्रिंग में या स्पर्म या ओवम उसमें ट्रांसफ़र होगा या इनहेरिट होगा। और जब जो ये यूनिट है इसको हम क्या बोलते हैं, हेप्लोटाइप्स बोलते हैं। ठीक है, तो एक हेप्लोटाइप फादर से आएगा, एक हेप्लोटाइप मदर से आएगा। और मेनली जो MHC जीन्स है वो कोडोमिनेंटली एक्सप्रेस होते हैं। ठीक है, दोनों एक साथ एक्सप्रेस होंगे। ठीक है, फादर से जो जीन आया है वो भी एक्सप्रेस होगा और मदर से जो जीन्स आए वो भी एक्सप्रेस होंगे, और वो MHC मॉलिक्यूल वहाँ पे एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, और एक इसकी इंपॉर्टेंट क्वालिटी है, दैट इज MHC जीन्स आर पॉलीमॉर्फिक। पॉलीमॉर्फिक मीन्स MHC जीन्स के बहुत सारे अलीलिक फॉर्म्स पाए जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक स्पीशीज़ है, मैं एग्जांपल मैं हूँ। ठीक है, ह्यूमन है, होमोसेपियंस है, तो होमोसेपियंस में बहुत सारे इंडिविजुअल्स हैं। ठीक है, मैं हूँ, आप हैं, ठीक है, आपके फ्रेंड हैं, तो डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैं, बट आपका जो MHC है वो डिफरेंट है, मेरा जो MHC है वो डिफरेंट है, आपके फ्रेंड का MHC क्या है वो डिफरेंट है। ठीक है, तो जीन एक ही है बट उसमें जो अलीलिक फॉर्म से वो डिफरेंट होने की वजह से एक स्पीशीज़ में होने के बावजूद भी डिफरेंट इंडिविजुअल्स में डिफरेंट MHC मॉलिक्यूल्स रहते हैं। ठीक है, मीन्स आपका MHC अलग होगा, मेरा MHC अलग होगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। ठीक है, या पॉलीमॉर्फिक हम बोलेंगे। और साथ में ये MHC मॉलिक्यूल्स आर ऑल्सो पॉलीजेनिक। पॉलीजेनिक मीन्स देयर आर डिफरेंट नंबर ऑफ MHC जीन, जैसे कि MHC1 MHC2। तो वो एक तो हमने देखा पॉलीमॉर्फिक है, दूसरा क्या है, पॉलीजेनिक है। तो सबसे पहले इस MHC पे वर्क करने वाला साइंटिस्ट था पीटर गोयर, 1930, जो इंग्लैंड से बिलोंग करता था। तो उसने ये कंसेप्ट दिया कि जब फॉरेन टिश्यूज़ को इम्प्लांट किया गया किसी रिसिपिएंट में, डोनर से, तो उस सेल के सरफेस पे कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स एक्सप्रेस हुए जिसके अगेंस्ट उस रिसिपिएंट के बॉडी के अंदर अंदर एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हुए, और वो जो ट्रांसप्लांट था वो रिजेक्ट हो गया। ठीक है, तो इस कंसेप्ट ने हिस्टोकम्पैटिबिलिटी एंटीजेंस को जन्म दिया। ठीक है, तो उसने 4 जीन्स को आइडेंटिफाई किया, 1 2 4, जो ब्लड सेल एंटीजेंस प्रोड्यूस करता है, इनकोड करता है। देन उसके बाद 3 और साइंटिस्ट थे जिसने इस पे काम किया, बेनासिराफ, डोजेट एंड स्नेल। ठीक है, 1950 में। तो उन्होंने ये कंसेप्ट दिया कि जब हम किसी जीन को
डोनर से या किसी टिश्यू को डोनर से ट्रांसप्लांट करते हैं एक रिसिपिएंट में, तो वो जो ट्रांसप्लांट है उसके सेल्स अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस पे कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स एक्सप्रेस करते हैं जिसके अगेंस्ट उस रिसिपिएंट के बॉडी में कोई एंटीबॉडी प्रोड्यूस होते हैं, और वो उसको उस ग्राफ्ट को रिजेक्ट कर देता है। ठीक है, तो उन्होंने इसको नाम दिया हिस्टोकम्पैटिबिलिटी जीन्स। तो इस चीज़ के लिए उन तीनों को नोबल प्राइज से अवार्ड किया गया 1980 में। तो अब है क्लासेस ऑफ एमएचसी मॉलिक्यूल्स। तो अभी हमने देखा कि जो एमएचसी मॉलिक्यूल के लिए जो जीन है वो कहाँ पे रहता है, वो प्रेजेंट रहता है क्रोमोसोम नंबर 6 में ह्यूमंस में, और माउस में क्रोमोसोम नंबर 17 में। तो नॉर्मली एमएचसी जीन्स 3 क्लास में ऑर्गेनाइज थे, जिसको हम बोलते हैं क्लास फर्स्ट, क्लास सेकंड और क्लास थर्ड। ठीक है, जो क्या एक्सप्रेस करता है 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ एमएचसी, क्लास फर्स्ट, क्लास सेकंड एंड क्लास थर्ड। ठीक है, तो एमएचसी जीन एमएचसी मॉलिक्यूल को एक्सप्रेस करता है। ठीक है, देन जो एमएचसी फर्स्ट क्लास है, एमएचसी फर्स्ट जो क्लास जीन है वो 3 जीन कंसिस्ट करता है अपने लोकाई पे, दैट इज ए, बी एंड सी। आप डायग्राम में देख सकते हो, वहाँ पे क्रोमोसोम नंबर 6 में मैंने दिखाया हुआ है कि जो एमएचसी फर्स्ट क्लास के उसके 3 जीन्स हैं, ए, बी एंड सी। ठीक है, तो वो क्या सीक्रेट करता है, ग्लाइकोप्रोटीन सीक्रेट करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं क्लास फर्स्ट एमएचसी मॉलिक्यूल। तो ये जो ग्लाइकोप्रोटीन है वो जितने भी न्यूक्लिएटेड सेल्स हैं उसके सरफेस पे एक्सप्रेस होता है, और ये क्लास फर्स्ट एमएचसी मॉलिक्यूल एंटीजन को प्रेजेंट करता है, किसको, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को। तो आप डायग्राम में देख सकते हैं क्लास फर्स्ट जो एमएचसी है जीन, उसके 3 रीजन्स हैं, ए, बी और सी। तो जो फर्स्ट रीजन है ए, तो वो क्या एक्सप्रेस करता है, ह्यूमन ल्यूकोसाइड एंटीजन सी, जो ह्यूमन ल्यूकोसाइड एंटीजन ए। जो सी रीजन है वो क्या करता है, ह्यूमन ल्यूकोसाइड एंटीजन सी एक्सप्रेस करता है, और जो बी रीजन है वो क्या एक्सप्रेस करता है, ह्यूमन ल्यूकोसाइड एंटीजन बी रीजन। तो ये क्लास फर्स्ट एमएचसी के रीजन्स हैं और उसके जो प्रोडक्ट्स हैं। तो जो क्लास फर्स्ट एमएचसी जीन है उसका साइज़ कितना है, दैट इज़ 2000 किलो बेसिस। ठीक है, जिसमें 20 जीन्स प्रेजेंट रहते हैं, और मेनली कहाँ पे रह जाए, जो ह्यूमन क्रोमोसोम नंबर 6 है उसके टेलोमेरिक एंड पे। और जो क्लास सेकंड एमएचसी है उसमें कितने उसका साइज़ कितना है, दैट इज़ अबाउट 1000 किलो बेसिस। ठीक है, और वो कहाँ पर लोकेट है, एट द सेंटोमेरिक एंड ऑफ ह्यूमन ल्यूकोसाइड एंटीजन जो क्रोमोसोम है। ठीक है, क्रोमोसोम नंबर 6 पे। और जो क्लास थर्ड है, ठीक है, तो उसका साइज़ कितना है, 10,000 किलो बेस लॉन्ग है वो, और वो इन दोनों जीन्स के बीच में लोकेटेड है दैट। तो पहले हमने देखा एमएचसी फर्स्ट के जो रीजन्स थे, अब एमएचसी सेकंड जीन्स के जो रीजन्स है वो है डीपी, डीक्यू और डीआर, जो क्या इनकोड करता है, क्लास सेकंड एमएचसी मॉलिक्यूल्स ग्लाइकोप्रोटीन्स। ठीक है, और ये जो मॉलिक्यूल्स है वो कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, तो ये मेनली जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हैं वो एक्सप्रेस करता है, जैसे कि मैक्रोफेजेस हैं, डेंड्राइटिक सेल्स हैं और बी सेल्स हैं। और ये जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स है वो क्या करता है, एंटीजन को प्रोसेस करके उसको प्रेजेंट करता है, किसको, टी हेल्पर सेल्स को। क्लास फर्स्ट टी साइटोटॉक्सिक सेल को प्रेजेंट करता है, और क्लास सेकंड टी हेल्पर सेल को प्रेजेंट करता है। बट जो क्लास फर्स्ट है वो जितने भी न्यूक्लिएटेड सेल्स है उनमें एक्सप्रेस होता है, बट ये जो क्लास सेकंड एमएचसी है वो सिर्फ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स में ही एक्सप्रेस होता है, जैसे कि मैक्रोफेजेस, डेंड्राइटिक सेल्स और बी सेल्स में।
और जो क्लास सेकंड एमएचसी मॉलिक्यूल है, इनका बहुत स्पेशलाइज्ड फंक्शन है इम्यून रिस्पॉन्स में। तो जो क्लास फर्स्ट और क्लास सेकंड है मॉलिक्यूल्स, दोनों का ऑलमोस्ट सेम स्ट्रक्चरल फीचर्स हैं और दोनों का सेम रोल है, दैट इज एंटीजन प्रोसेसिंग एंड प्रेजेंटेशन टू द टी सेल्स। ठीक है, तो इनके साथ साथ तीसरा एक क्लास है, दैट इज़ द, मैंने आपको बताया था, क्लास थर्ड एमएचसी। ठीक है, जो इन दोनों क्लास के बीच में है। ठीक है, तो इस क्लास का स्ट्रक्चरल फीचर क्लास फर्स्ट और क्लास सेकंड के बरअक्स है, दोनों सेम नहीं है, इनसे बहुत अलग है। और मेनली ये पार्टिसिपेट करते हैं किसमें, इम्यून रिस्पॉन्सेस में। जैसे कि क्लास थर्ड एमएचसी मॉलिक्यूल कंसिस्ट करते हैं कंप्लीमेंट कंपोनेंट जैसे कि C4 C2 और कुछ इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस जिसमें आते हैं ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर्स एंड हीट शॉक प्रोटीन्स, जो इम्यून रिस्पॉन्स में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अब हम स्ट्रक्चर देखेंगे एमएचसी मॉलिक्यूल्स का। तो जो क्लास फर्स्ट एमएचसी मॉलिक्यूल है उसका स्ट्रक्चर हम देखेंगे। तो क्लास फर्स्ट एमएचसी मॉलिक्यूल क्या है, एक ट्रांस मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन है, आप डायग्राम में देख सकते हैं। ठीक है, तो ट्रांस मेम्ब्रेन इसलिए क्योंकि उसका जो आधा पार्ट है वो सेल के अंदर है और आधा पार्ट सेल के बाहर। ठीक है, और वो मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है, इसीलिए ट्रांस मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन इसलिए क्योंकि वो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों से बना हुआ है। ठीक है, तो मेनली इसमें दो चेन्स हैं, एक अल्फ़ा चेन जिसको हम हेवी चेन भी कहते हैं, और दूसरा है बीटा चेन जो नॉन कोवेलेंटली एसोसिएटेड है इस अल्फ़ा चेन के साथ। ठीक है, तो जो अल्फ़ा चेन है उसका साइज़ है 42 किलो डाल्टन, उसका मॉलिक्यूलर वेट है। और जो बीटा 2 माइक्रोग्लोबिन है जो लाइट चेन है उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है, दैट इज़ 12 किलो डाल्टन। और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन है वो क्रोमोसोम नंबर 6 से एक्सप्रेस नहीं होता है, बल्कि इट इज़ एक्सप्रेस बाय अनदर क्रोमोसोम, दैट इज़ क्रोमोसोम नंबर 15। तो ये एमएचसी मॉलिक्यूल्स जो ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन उस जीन से प्रोड्यूस नहीं होता है, बल्कि उसको दूसरा जीन प्रोड्यूस करता है, और जो कहाँ प्रेजेंट है, दैट इज़ ऑन क्रोमोसोम नंबर 15 ह्यूमंस में। अब आप डायग्राम में देखिए इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये जो हेवी चेन है या अल्फ़ा चेन है वो 3 एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन में ऑर्गेनाइज होता है, दैट इज़ अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2 और अल्फ़ा 3, और हर एक डोमेन में अप्रॉक्सीमेटली 90 एमाइनो एसिड्स होते हैं। ठीक है, और उसके बाद इसका एक ट्रांस मेम्ब्रेन सेगमेंट है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है। आप डायग्राम में देख सकते हो सिंपली, जो ये राउंड स्ट्रक्चर है यहाँ पे, तो दैट इज़ द ट्रांस मेम्ब्रेन सेगमेंट। और उसके बाद एक छोटा सा सेगमेंट है, दैट इज़ द साइटोप्लाज्मिक टेल। ठीक है, तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ एमएचसी अल्फ़ा हेवी चेन। ठीक है, तो इसी के साथ साइड में आपको एक दूसरा स्ट्रक्चर दिख रहा है, दैट इज़ द बीटा 2 माइक्रो ग्लोबुलिन। ठीक है, जो मैंने आपको ऑलरेडी कहा कि इट इज़ एक्सप्रेस्ड बाय डिफरेंट क्रोमोसोम, दैट इज़ क्रोमोसोम नंबर 15। ठीक है, तो एक बात बहुत आप ध्यान में रखना कि जब तक ये बीटा माइक्रोग्लोबुलिन इस अल्फ़ा हेवी चेन के साथ एसोसिएट नहीं होगा तब तक ये प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाता है। तो इनका एसोसिएट होना या इनका इंटरेक्शन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, एमएचसी मॉलिक्यूल के एक्सप्रेशन के लिए। जो ये ट्रांस मेम्ब्रेन सेगमेंट है उसमें अप्रॉक्सीमेटली 25 हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स रहते हैं, और जो ये साइटोप्लाज्मिक टेल है उसमें अप्रॉक्सीमेटली 30 अमाइनो एसिड्स रहते हैं जो हाइड्रोफिलिक रहते हैं। जो अल्फ़ा 1 और जो अल्फ़ा 2 है वो दोनों एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं ताकि वो एक डीप ग्रूव बना सके टॉप पे, जहाँ पे पेप्टाइड
बाइंड होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बाइंडिंग क्लेफ्ट बोलते हैं। और मेनली वहाँ पे जो एंटीजन है वो बाइंड होता है, तो वो एंटीजन का मेनली साइज़ कितना रहता है, दैट इज़ 8 से 10 अमाइनो एसिड वो एंटीजन का साइज़ रहता है, वो वहाँ पे बाइंड होता है। ठीक है, जब तक ये A2 और A1 इंटरेक्ट नहीं करेंगे तब तक वो ग्रुप फॉर्म नहीं होगा। जब वो ग्रुप फॉर्म होगा तभी वहाँ पे एंटीजन बाइंड होता है। तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बाइंडिंग क्लेफ्ट या एंटीजन बाइंडिंग क्लेफ्ट बोलते हैं, जो आप देख सकते हो डायग्राम में क्लियरली। जो अल्फा 3 डोमेन है वो हाईली कंजर्व रहता है और मेनली वो इंटरेक्ट करता है किसके साथ, CD8 रिसेप्टर के साथ, जो साइटोटॉक्सिक टी सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है। ये चीज़ आप नोट डाउन करो। तो मैंने आपको पहले बताया था कि जो क्लास फर्स्ट MHC है, जनरली जितने भी न्यूक्लिएटेड सेल है हर जगह वो एक्सप्रेस होता है एक्सेप्ट इरेथ्रोसाइट्स। ठीक है, तो मेन फंक्शन क्या है क्लास फर्स्ट MHC मॉलिक्यूल का, कि वो एंटीजन प्रेजेंट करते हैं किसको, टी साइटोटॉक्सिक सेल्स को। मेनली जो टी साइटोटॉक्सिक सेल का CD8 रिसेप्टर है वो अल्फा थर्ड चेन के साथ इंटरेक्ट करता है, और उसके बाद वो एंटीजन, जो टी साइटोटॉक्सिक सेल है वो एंटीजन के साथ इंटरेक्ट करता है और उसको इम्यून रिस्पॉन्स प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये इसका मेन फंक्शन है। और मेनली वो कौन से एंटीजेंस को रिस्पॉन्ड करता है, जो एंडोजिनस एंटीजन से, जो हम अभी आगे नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे जो पाथवे है। ठीक है, तो एंडोजिनस एंटीजन को ही रिस्पॉन्ड कर पाता है MHC फर्स्ट मॉलिक्यूल, और जितने भी न्यूक्लिएटेड सेल्स है उस पे ये MHC फर्स्ट मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहता है। अब हम देखेंगे MHC सेकेंड मॉलिक्यूल के बारे में। ठीक है, तो MHC सेकेंड मॉलिक्यूल क्या है, इट्स ए मोर ग्लाइकोसाइलेटेड प्रोटीन देन MHC1। तो इसका जो ग्लाइकोसाइलेशन है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू MHC1 मॉलिक्यूल। और मैंने आपको पहले बताया कि MHC जो सेकंड है वो एक्सप्रेस होता है मेनली जितने भी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हैं, जैसे कि मैक्रोफेजिस हैं मैक्रोफेजिस हैं, और डेंड्राइटिक सेल्स हैं, और बी सेल्स हैं, एक्सेप्ट नर्व सेल्स। बाकी जितने भी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हैं उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे या सेल सरफेस पे ये जो MHC क्लास सेकंड एक्सप्रेस होता है। तो जो ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है या APC, ये भी दो इसके दो क्लासेस हैं, या इसको दो क्लासीफाई किया जाता है दो क्लासेस में। एक को हम बोलते हैं प्रोफेशनल APC और दूसरे को बोलते हैं नॉन प्रोफेशनल APC। तो जो नॉन प्रोफेशनल APC है उसमें वो एज ए को स्टिमुलेटरी सिग्नल की तरह काम करता है, जैसे कि फिब्रोब्लास्ट है, थाइमिक है, थाइमिक एपिथेलियल सेल है, ग्लियल सेल्स है। ठीक है, तो इसमें एज ए को स्टिमुलेटरी सिग्नल की तरह वो काम करता है। बट जो प्रोफेशनल APC है जिसमें डेंड्राइटिक सेल्स आते हैं, मैक्रोफेजेस आते हैं और बी लिम्फोसाइट्स आते हैं, उसमें मेनली वो एंटीजन प्रेजेंट करता है। जो बी सेल्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूटिवली दोनों MHC मॉलिक्यूल्स को एक्सप्रेस करता है, MHC1 को भी एक्सप्रेस करता है और MHC सेकंड को भी एक्सप्रेस करता है। हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो आप डायग्राम में देखो, MHC फर्स्ट क्लास फर्स्ट के साइड में ही है MHC सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आप, तो MHC सेकंड मॉलिक्यूल क्या है, तो एक ट्रांस मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन है। ठीक है, जिसको MHC क्लास सेकंड जीन एक्सप्रेस करता है। और तो इसमें दो चेन्स हैं होते हैं। ठीक है, हमने पहले देखा कि वहाँ पे एक अल्फा चेन था और एक बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन लाइट चेन था। तो यहाँ पे दो डिफरेंट चेन है, एक अल्फा चेन और एक बीटा चेन। तो अल्फा चेन का जो साइज़ है वो कितना है, 33 किलो डाल्टन, और जो बीटा चेन है उसका साइज़ कितना है, 28 किलो डाल्टन। ठीक है, और ये दोनों चेन्स एक दूसरे के साथ नॉन कोवेलेंटली एसोसिएटेड हैं। तो जो अल्फ़ा चेन है उसमें दो डोमेन्स हैं, अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2, और जो बीटा चेन है उसमें भी दो चेन हैं, दो डोमेन्स हैं, बीटा 1 और बीटा 2। और जैसे MHC फर्स्ट क्लास में
इसके दो और सेगमेंट्स थे, एक ट्रांस सेगमेंट जो मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है और एक हाइड्रोफिलिक साइटोप्लाज्मिक सेगमेंट या साइटोप्लाज्मिक टेल जो सेल के अंदर प्रेजेंट रहता है। तो एमएचसी फर्स्ट की तरह भी इनके पास वैसा सेगमेंट प्रेजेंट रहता है। और जैसे कि एमएचसी फर्स्ट क्लास में एक बाइंडिंग क्लेफ्ट था, पेप्टाइड बाइंडिंग क्लेफ्ट, तो वैसे ही यहाँ पे भी एक पेप्टाइड बाइंडिंग क्लेफ्ट है जो एक ओपन एंडेड ग्रुप से फॉर्म हुआ है बिटवीन अल्फा चेन और बीटा चेन पे, मेनली कहाँ पे, प्रॉक्सिमल एंड पे। और मेनली जो ये क्लेफ्ट है जो आप ऊपर दिख रहा है आपको, जो अल्फा 1 और बीटा 1 के सेंटर में है, ठीक है। तो वो क्लेफ्ट में कम से कम 13 से 18 एमाइनो एसिड लॉन्ग एंटीजन पेप्टाइड वहाँ पे बाइंड हो सकता है। तो आप डायग्राम में भी देख सकते हो इसके स्ट्रक्चर, ठीक है। तो अब इसका फंक्शन क्या है, तो जो MHC सेकेंड का मेन फंक्शन है कि ये मेनली एंटीजन प्रेजेंट करता है किसको, CD4 जो रिसेप्टर होता है किस पे, साइट टी हेल्पर सेल्स पे, ठीक है। तो मेनली ये एंटीजन प्रेजेंट करता है टी हेल्पर सेल्स को, जो इंटर्न क्या शो करता है, इन्फ्लेमेटरी और प्रो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स शो करता है। और साथ साथ में रिस्पॉन्सिबल रहता है किसके लिए, बी सेल और टी सेल एक्टिवेशन में भी ये हेल्प करता है। साथ साथ में ये बी सेल्स को भी एक्टिवेट करता है ताकि वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर सके। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आप नोट डाउन करो, ठीक है। तो ये जो MHC सेकेंड क्लास है वो एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है किसमें, ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट रिस्पॉन्स में और मिक्स्ड लिम्फोसाइट रिएक्शन में, MLR, ठीक है। क्योंकि जो इम्यून रिस्पॉन्स जीन्स है वो आइडेंटिकल है किसके, MHC सेकेंड के, किसमें, ह्यूमंस में। इसीलिए मेनली ये ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट रिस्पॉन्स में पार्टिसिपेट करता है और मिक्स्ड लिम्फोसाइट रिएक्शन में। अगर आपको क्वेश्चन आए, अब जो तीसरा क्लास है दैट इज़ द MHC थर्ड मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो ये कोई सरफेस मॉलिक्यूल एक्सप्रेस नहीं करता है और जितने भी प्रोटीन्स ये कोड करता है तो सब क्या है, सिक्रेटेड प्रोटीन्स है, ठीक है, जिनका इम्यून फंक्शन रहता है। जैसे कि जो कंप्लीमेंट सिस्टम है उसके कंपोनेंट्स आते हैं, जैसे कि C2 है, C4 है, जो क्लासिकल पाथवे में पार्टिसिपेट करते हैं। और दूसरा है बी प्रोटीन जो मेनली अल्टरनेट पाथवे में पार्टिसिपेट करता है जो कंप्लीमेंट सिस्टम के। तो ये इस MHC थर्ड क्लास मॉलिक्यूल्स में आते हैं, ठीक है। और साथ साथ में वो इन्फ्लेमेटरी प्रोटीन्स वो भी और हीट शॉक प्रोटीन भी इसमें आते हैं। और कुछ साइटोकाइंस है जैसे कि इंटरफेरॉन अल्फ़ा और ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर बीटा भी इस MHC क्लास थर्ड में आते हैं, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट बात है MHC क्लास थर्ड का कि ये ग्राफ्ट रिजेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं और ना ही वो एंटीजन रिकॉग्निशन में ये पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये सिंपली वो प्रोटीन्स इनकोड करता है जो सीक्रेटेड फॉर्म में है और वो सेल सरफेस पे वो एक्सप्रेस नहीं होते हैं और मेनली ये प्रो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेस देता है या प्रो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स में पार्टिसिपेट करते हैं। ऑल अबाउट MHC फर्स्ट, MHC सेकेंड और MHC थर्ड, इसका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। बाकी ये कैसे वर्क करते हैं वो हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। थैंक यू।